हेलो स्टूडेंट, मैं बिमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी क्लासेस हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो आज का चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ नॉर्मल चीज़ें पढ़ी थी, और जो हमारे जो फ्रांस के स्टेट्स थे, 3 स्टेट थे, उनके बारे में जानकारी ली थी। तो आज हम देखेंगे कि जो फ्रांस में जो क्रांति आई थी तो क्रांति के क्या कारण थे, क्रांति आने के कारण क्या थे। तो इसमें एक कारण था जीने का संघर्ष। जीने का संघर्ष से ही मतलब समझे कि जो फ्रांस में के टाइम में लोग किस टाइप से जी रहे थे और क्रांति क्यों बढ़ी आई थी। तो इसमें सबसे पहले जो फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में लगभग 2.3 करोड़ थी। मतलब जो फ्रांस की क्रांति होने से पहले 1715 में जो जनसंख्या थी फ्रांस की वो 2.3 करोड़ थी। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या 1789 में लगभग 2.8 करोड़ हो गई थी। अब ऐसा है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या के हिसाब से ही कुछ उन्हें खाना भी चाहिए, उनकी ज़रूरतें भी चाहिए। तो लेकिन वो ज़रूरतें जब जनसंख्या के हिसाब से पूरी नहीं हो पा रही थी, इस कारण क्या हुआ था, जो दैनिक उपयोग मतलब डेली यूज़ की चीज़ें थी, जैसे कि अनाज, घरेलू सामान महंगा होता गया। जो डेली यूज़ की चीज़ें जैसे घरेलू सामान, अनाज वगैरह था, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। महंगा कैसे हो गया? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ने के कारण वो उसमें जो मांग थी बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन इसी के साथ क्या हुआ कि जो उसके प्राइस भी हाई क्वालिटी के, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए थे। वो क्यों हो गए थे? क्योंकि इसका प्रोडक्शन हो रहा था बहुत ही कम मात्रा में हो रहा। जब इसका प्रोडक्शन, जो उत्पादन इसका हो रहा था अनाज का, उत्पादन कम था। कम उत्पादन के कारण जिसकी जो डिमांड ज़्यादा थी, उत्पादन कम था। तो लोग जो दुकानदार लोग थे, जो मतलब जो इसको सेल करने वाले लोग थे, वो सेल क्या किया हुआ था कि वो इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई कर रहे थे। और मांग में वृद्धि होने के कारण उत्पादन उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। कहने मतलब यही है कि जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से उसका उत्पादन नहीं हो रहा था। इसके कारण क्या हुआ था, अधिकतर कामगार मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। जब उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो जितने भी मजदूर थे, वो क्या करते थे, उनकी जो मजदूरी थे उनके मालिक तय करते थे कि इतनी मजदूरी मिलेगी। लेकिन जो मजदूरी थी वो मजदूरी भी महंगाई की दर से बहुत कम थी। मतलब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी उस हिसाब से जो मजदूरी थी बहुत ही कम थी। क्यों थी? क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन के हिसाब से डिमांड हो रही थी खाने की, लेकिन उनकी जो मजदूरी बहुत ही निम्न थी। इस कारण से क्या हो रहा था, जो अमीरी और गरीबी की खाई थी बहुत चौड़ी होती गई। जो लोग अमीर थे वो अमीर हो गए और जो गरीब थे वो और गरीब होते चले। क्योंकि जो पॉपुलेशन, जो डिमांड हो रही थी किस चीज़ की होती है, जब डिमांड होगी तो डिमांड के हिसाब से अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो पैसे वाले तो खरीद लेंगे, क्योंकि पैसे वालों के पास पैसा है। लेकिन जो गरीब है वो गरीबों के पास पैसा होता नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ था कि वो चीज़ें को नहीं ले पा रहे थे। इसके कारण जीने का संघर्ष था बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। जीने का संघर्ष मतलब उन्हें आस पास में एक दूसरे को, वो आस पास में जितने भी लोग थे अब आपस में लड़ते रहते थे, किसी ना किसी चीज़ के लिए लड़ते रहते, क्योंकि उन्हें अनाज मिलता नहीं था, खाने की चीज़ें मिल नहीं रही थी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। मतलब जो नए नए वर्ग उभर रहे थे उन्हें जो कुछ बहुत अधिकार प्राप्त थे, मतलब जो नए वर्ग आ रहे थे उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त थे, उन प्राप्तों की लोगों ने क्या किया, अंत की कल्पना की। अंत मतलब उनके समाप्त होने की कल्पना की थी। तो जो पहले किसान थे, किसान और कामगार, इससे पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय विद्रोह कर चुके थे। मतलब लोगों ने, जब किसान और वो मजदूर थे उन्होंने क्या किया था, पहले से ही एक विद्रोह कर चुके। क्यों कर चुके? तो क्योंकि टैक्स लगा था, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था और टैक्स लगा और अकाल ही पड़ा था। इस अकाल के कारण क्या किया था, लोगों ने विद्रोह कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति शुरू होने से पहले भी काफ़ी बार ये विद्रोह कर चुके थे। और सामाजिक 18वीं सदी में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त साधन एवं योजना नहीं थे।
मतलब जब किसानों और जो मजदूरों ने विद्रोह किया था, तो विद्रोह पर किसानों और मजदूरों पर इतनी समझ नहीं थी कि वो क्या परिवर्तन ला और उन्हें क्या किससे साधन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए उन्हें ये चीज़ की ज़रूरत थी, वो उनमें नॉलेज नहीं थी। इस कारण से ये विद्रोह संपन्न नहीं हो पाया। ये विद्रोह आगे उनके काम नहीं आया, ना से विद्रोह से उनकी कोई ज़िंदगी संभली थी। तो लोग जब उस टाइम क्या था, फिर लोगों ने क्या किया था, जो जो तृतीय स्टेट के लोग थे, अब मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ 3 स्टेट के बारे में। उसमें तृतीय स्टेट के लोग थे, जो उसमें कुछ शिक्षित वर्ग थे, पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने क्या किया था, इन समूह का साथ दिया था। ठीक, किसका साथ दिया था? किसानों और मजदूरों का साथ दिया था। किसानों और मजदूरों का साथ दिया। तृतीय स्टेट के लोगों ने किसानों मजदूरों को साथ दिया था। ये लोग कैसे थे? पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग के लोग थे। क्योंकि कोई भी विद्रोह वगैरह होता है, कुछ भी चीज़ अगर होती है तो इसमें कुछ समझ की जरूरत पड़ती है। बिना समझ के कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए ये पढ़े लिखे और लोग थे, इसमें कुछ वकील थे, कोई और कुछ काम करने वाले ऐसे लोग थे जिन्हें अच्छी खासी नॉलेज थी, उन्होंने इनका साथ दिया था। और 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जो मध्य वर्ग कहलाया था। मतलब इसी से क्या हुआ था, जो लोगों ने साथ दिया था, उसी में 18वीं सदी में क्या हुआ था, एक नया वर्ग उभर के आया था, जिसे हम किस नाम जाने जाते हैं? मध्य वर्ग के नाम से जानते हैं यार। इस वर्ग ने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के द्वारा संपत्ति अर्जित की थी। इस वर्ग का मतलब जो मध्य वर्ग के लोग थे, मध्य वर्ग ने क्या किया था कि समुद्र पारीय व्यापार और जो ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का उत्पादन जो हो रहा था, उस बस क्या किया था, उससे द्वारा लाभ को अर्जित किया। मतलब उसने बहुत ज़्यादा संपत्ति पैसा को कमाया था। तीसरे स्टेट में सौदागरों एवं निर्माताओं के अतिरिक्त प्रशासनिक सेवा एवं वकील जैसे पेशेवर लोग भी सम्मिलित थे। तृतीय स्टेट की मैं बात कर रहा था। तृतीय स्टेट में बताया कि तृतीय स्टेट के लोगों ने उसका साथ दिया था। उसमें बहुत सारे पैसे वाले लोग भी थे, शिक्षित लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने क्या किया था, जो जो विद्रोह कर रहे थे मजदूर और किसान, उनका उन्होंने साथ दिया था। और सभी ये लोग कैसे थे? पढ़े लिखे भी। ये सभी लोग पढ़े लिखे थे। तो किसी भी व्यक्ति की मतलब उन लोग जो पढ़े लिखे थे समाज में, जो जॉन लॉक जैसे कुछ दार्शनिक थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी जो अधिकार होते हैं, वो अधिकार को जन्म के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर होने चाहिए। मतलब जो अधिकार हैं, कोई भी किसी की जैसे नॉलेज होती है, नॉलेज बेस्ड होने चाहिए, ना कि किसी के जन्म के आधार पर कोई अधिकार देने चाहिए। जैसे कि जन्म के अनुसार बहुत सारे धर्म होते हैं, वो धर्म अपना लेते हैं। मतलब लेकिन उनका कहना क्या था? ये कहना नहीं था, उनका कहना था कि जो काम कर रहे हैं, जैसी उनकी योग्यता है, उस हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, उनकी सामाजिक स्थिति होनी चाहिए। और सामाजिक स्थिति उसकी योग्यता के अनुसार ही होनी चाहिए, ना कि किसी के जन्म के आधार पर होनी चाहिए। जॉन लॉक ने टू ट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी। मतलब जो जॉन लॉक था, जॉन लॉक कौन था? जॉन लॉक था एक दार्शनिक। जॉन लॉक कौन था? एक दार्शनिक था। उसने क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट। अब उस पुस्तक में क्या लिखा था? इसमें राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। मतलब जो फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, तो उसके जो देवी और जो अधिकार थे, उसके जो सिद्धांत थे, उस सिद्धांतों का खंडन किया, मतलब उसका विरोध किया था। क्योंकि उसके जो सिद्धांत थे बहुत ज़्यादा क्रूर थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूरता का व्यवहार लोगों के साथ करता था। इसके लिए जो दार्शनिक आए थे, जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिक, उन्होंने क्या किया था? इसके सिद्धांत का खंडन किया, मतलब इसका विरोध किया था। तो मॉन्टेस्क जो वो रूसो था, रूसो ने भी इसी सिद्धांत को अपनाया था। कौन सिद्धांत को? जो जॉन लॉक ने जो सिद्धांत अपनाया था, उसी सिद्धांत को इसने भी अपनाया था। क्यों अपनाया था? क्योंकि वो भी एक दार्शनिक था, वो भी लोगों का भला करना चाह रहा था। तो उसने फ्रांस के लोगों को देखा, तो फ्रांस के लोगों को देखने के बाद उसने भी यही किया कि
जो फ्रांस के जो लुई 16वां के जो भी क्रूरता के शासक था उसका खंडन उसने भी किया था। तो जो मॉन्टेस्क्यू थे, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना लिखी थी। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था, एक रचना लिखी थी, उस रचना का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये एक रचना थी मॉन्टेस्क्यू की। इसमें क्या किया था, मॉन्टेस्क्यू ने जो सरकार थी, सरकार को 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो इस विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो भी सत्ता थी उसके विभाजन की बात की। कहने का मतलब जो था, जो सत्ता थी, मतलब उन्होंने अलग अलग प्रकार की सरकार की बात की थी। तो जब सरकार अलग अलग सरकार की बात की थी तो उसमें जो अलग अलग सरकार बात कर ली तो क्या हुआ, जो कंट्री थी वो एक अलग से लोकतांत्रिक लगने लगी थी। तो इसी सिद्धांत को क्या किया था, जब यूएसए के जो 13 उपनिवेश थे तो कहाँ पे थे, ब्रिटेन के पास थे। तो उन्होंने क्या किया था, ब्रिटेन से अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। जब वो अपने आप स्वतंत्र घोषित कर लिया पूरी तरीके से, तो उन्होंने इसी मॉडल को अपनाया। तो कौन सा मॉडल, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के इसी मॉडल को अपनाया। इसी तरीके की क्या किया था, उसने सरकार को बनाई जिससे लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। तो इस तरीके से जो नए जो मध्य वर्ग के जो विशेषाधिकार थे, उन बहुत सारे अधिकार थे, उन अधिकारों को लोगों ने कुछ खंडन में किया, कुछ अच्छे भी थे, कुछ खराब भी थे। तो जो अच्छे सिद्धांत थे, जो लोगों के भलाई के लिए काम हो रहे थे, उनको क्या किया था लोगों ने, अच्छे सिद्धांत को लोगों ने क्या किया था, को अपनाया था। जिससे क्या था, लोगों ने सोचा कि इससे हमारा भला होने वाला है। तो इस तरीके से अलग अलग जो अधिकार थे उनके अंत की कल्पना की गई थी। तो थैंक यू। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।